आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम सभी लोग एजुकेशन से संबंधित अन्य और महत्वपूर्ण वीडियोस के बारे में एनालिसिस या जानकारी प्राप्त कर रहे थे। जैसा कि इसके बारे में हमने पहले भी बताया है, लेकिन जो चैनल पे नए हैं वो सभी लोग इस चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनको शेयर भी करते रहें। तो आज हम इसी के क्रम में हम सभी लोग वाइट बोर्ड पर दर्शाए गए कुछ प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे, जो कि पेपर्स में आए हुए प्रश्न हैं और जो कि महत्वपूर्ण भी हैं और जो जानकारी से तो संबंधित ही हैं, प्लस उसके साथ साथ पेपर्स में आने से आते भी रहते हैं। तो उन्हीं के बारे में हमने प्रश्न दिया है। थोड़े से कठिन शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उसमें सबसे पहले बताया गया है, उसमें विभेदिक आकर्म के बारे में बताया गया है। विभेदिक आकर्म के बारे में से संबंधित जो शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को अगर देखें तो पहला है संकेत, उसमें उपस्थित होता है। विभेदिक आकर्म होता है उसमें सबसे पहले होता है संकेत उपस्थित होता है, अनुक्रिया अवरुद्ध होती है और सकारात्मक प्रबलन होता है। इसमें होता है किसमें? विभेदित आकर्म में। दूसरी नंबर दी गई है कि विभेदित दंड में क्या चीज़ें होती हैं। इसमें संकेत तो उपस्थित ही होते हैं विभेदित दंड में, अनुक्रियाएं अवरुद्ध होती हैं, नकारात्मक प्रबलन भी होता है, तो जो कि विभेदित दंड में बताया गया है। ये सभी अधिगम से संबंधित या कह सकते हैं कि सूझ से संबंधित प्रश्नावलियाँ हैं और इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विभेदित क्रिया प्रसूत क्या होता है। अब क्रिया प्रसूत के बारे में देखें तो क्रिया प्रसूत के बारे में संकेत भी इसमें उपस्थित होता है, अनुक्रिया भी उत्पन्न होती है और सकारात्मक प्रबलन भी होता है। ये शब्दावलियाँ दी गई हैं, उनके संबंधित जो शब्द हैं, शब्दांश हैं, उसके संबंधित शब्दांशों को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। सक्रिय परिहार जो होता है, सक्रिय परिहार के अंतर्गत देखा जाए तो उसमें संकेत उपस्थित होता है, संकेत भी उपस्थित रहते हैं, अनुक्रियाएं भी उत्पन्न होती हैं और कह सकते हैं कि सकारात्मक प्रबलन भी उसमें रहता ही है। तो ये पहला जो प्रश्नावली दी गई थी उसमें जो 4 शब्दांश दिए गए, चारों शब्दांश को अलग अलग अगर हम समझने का प्रयास करें तो विभेदित आकर्म के बारे में, विभेदित दंड के बारे में, विभेदित क्रिया प्रसूत के बारे में और विभेदित परिहार के बारे में जानने समझने का प्रयास किया गया। थोड़ा कठिन शब्दावली है, लेकिन इसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रश्न पेपर्स में आते रहते हैं, आए हुए प्रश्नावली हैं और आते भी रहते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है यथार्थवाद से संबंधित है। वैसे आप जानते होंगे इसी को हम लोग रियलिज्म के नाम से जानते हैं और इसी के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने भी बताया है। और यथार्थ मतलब रियलिज्म और रियल मतलब वास्तविकता से संबंधित क्रिया प्रणाली। यथार्थवाद के अनुसार जो विषयों का कौन सा समूह जो पाठ्यचर्या में शामिल होता है विशेष रूप से, उसमें सबसे पहले मान सकते हैं कि विज्ञान होता है, गणित होता है, तर्कशास्त्र होता है। ये सभी रियल से संबंधित है, वास्तविकता से संबंधित है, यथार्थवाद से संबंधित है। इसी के बारे में इस प्रश्नावली में पूछा गया था और इसका जो आंसर है वो विज्ञान, गणित और तर्कशास्त्र के माध्यम से हम जान सकते हैं। अगला देखें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप जानते होंगे 1992-93 में आया और इसकी जो शिक्षा जो शुरू किया गया वो शिक्षा जो संबंधित है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ये प्रश्नावली भी पूछी गई है कि प्राथमिक शिक्षा से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला दिया गया है कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था, तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन वर्धा नामक स्थान पर हुआ था और महात्मा गांधी के द्वारा यह सम्मेलन बुलाया गया और सम्मेलन हुआ भी, और कह सकते हैं वर्धा नामक स्थान पर हुआ था और 1937 में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे 1937 में हुआ था, जिसका आंसर है कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ, तो हुआ था ये 1937 में। अगला देखें तो बालिका की शिक्षा है तो गणित की प्रथम कमेटी कौन सी थी। बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए प्रथम कमेटी कौन सी बनाई गई, तो बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए जो प्रथम कमेटी बनाई गई थी वो हंसा मेहता समिति थी। उसी के बारे में, बालिका शिक्षा के बारे में सबसे पहले बताया भी गया है और उन्होंने विस्तृत रूप से इसके बारे में क्रिया प्रणाली को बताने समझाने का प्रयास भी किया ही है। ये कह सकते हैं कि सभी प्रश्न पेपर्स में आए हुए हैं। अगर ये आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसको एक दूसरे तक शेयर भी करते रहें और कह सकते हैं लाइक्स तो करें ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लाइक्स के माध्यम से पता चलती हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है या जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। तो लाइक भी करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते रहें। अगर आप नए हैं, अगर कर चुके हैं तो कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो फिर उसको सब्सक्राइब भी करते रहें। इसमें ध्यान रखें कि जो भी प्रणाली हम बता रहे हैं इसमें सारे पेपर्स में आते हैं, जो पेपर्स में आ चुके हैं, आते रहे हैं। इसी के बारे में
बता रहे हैं, और इसको हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि ये पेपर्स में आ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें देखें साइकोलॉजी में भी ये पूछा जा सकता है, फिलॉसफी में आ सकता है, सोशोलॉजी में भी आ सकता है, और कह सकते हैं कि एजुकेशन तो आता ही है, साइकोलॉजी, ये सभी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्धि संरचना प्रतिमान के बारे में किसने बताया था। बुद्धि संरचना प्रतिमान के बारे में गिलफोर्ड ने बताया था, और इन्होंने बताया था कि इसमें विषय वस्तु भी होता है, संक्रियाएँ भी होती हैं और उत्पाद भी होता है, और परिणाम, विषय वस्तु, संक्रिया और परिणाम भी निकल करके आते हैं, उत्पाद भी कह सकते हैं। तो इसमें 3 संक्रियाएँ निकल करके आती हैं, इसके बारे में गिलफोर्ड ने प्रयोग किया था। बुद्धि संरचना का प्रतिमान गिलफोर्ड ने बताया है। नेशनल सिस्टम फॉर एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? नेशनल सिस्टम फॉर एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं महर्षि अरविंदो। इन्होंने ही इस पुस्तक के बारे में बताया था, और इन्होंने जो महर्षि अरविंदो हैं, इन्होंने ही प्रमुख रूप से शिक्षाओं को प्रेरित भी किया है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। नेशनल सिस्टम फॉर एजुकेशन के बारे में बताया, पुस्तक के बारे में। कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की अवस्थाएं सुझाई गई। जो कोहलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। वैसे ध्यान रखिए अवस्थाओं के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से भी बताया है कि सभी लोगों ने, जैसे आपने देखा होगा कि जब टीन एज की बात आती थी, 13 to 19 की बात आती थी, 13 to 19 की बात आती थी, तो उसके वो भी बताया गया था किसको, एडोलसेंस को। लेकिन जब अवस्थाओं की बात आती है तो सभी मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत होते हैं, सभी लोगों ने अलग अलग प्रकार से बताए हैं, और कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो व्यवस्थित तरीके से अपने अपने विचारों को मनोवैज्ञानिकों ने रखा है। तो इसमें जो कोहलबर्ग ने बताया नैतिक विकास की अवस्थाओं के बारे में, जो कोहलबर्ग ने बताया है, उन्होंने बताया था कि अवस्था, जो पहली अवस्था होती है, इन्होंने 6 अवस्थाएं तो बताई हैं, लेकिन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे पहले में बताया था रूढ़ि पूर्व अवस्था में चिंतन या नैतिक चिंतन की सबका निचला चरण जो माना जाता है, पहला जो बताया था रूढ़ पूर्व अवस्था में चिंतन या नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण जो माना जाता है वो माना जाता है बाहरी स्तर पर आधारित। क्या होता है? बाहरी स्तर पर आधारित। और दूसरा होता है व्यक्ति केंद्रित, एक दूसरे का हित, ये भी माना जाता है। पहला जो पहले पॉइंट्स में बताया गया, ये 2 होते हैं, बाहरी सत्ता पर आधारित और व्यक्ति केंद्र के एक दूसरे के हित पर आधारित। नैतिक चिंतन का विकास या निचला स्तर माना जाता है। 10 से 13 वर्ष को मानते हैं रूढ़िगत चिंतन। क्या मानते हैं? ये रूढ़िगत पूर्व हो जाएगा, ये रूढ़िगत चिंतन हो जाएगा, और रूढ़िगत से ऊपर उसका नैतिक चिंतन तीसरी अवस्था होती है। लेकिन 10 से 13 वर्ष की अवस्था में अच्छे आपसी व्यवहार व संबंध पर आधारित नैतिकता साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। दूसरा इसमें 4th नंबर बताया गया है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। देखिए पहला बताया गया बाहरी स्तर पर आधारित, दूसरा बताया गया व्यक्ति केंद्रित पर आधारित, तीसरा बताया गया अच्छे आपसी व्यवहार पर, संबंधों पर आधारित, और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन के बारे में इसमें बताया गया है। अगला बताया गया है कि सामाजिक अनुबंधन, उपयोगिता और व्यक्तिगत क्रियाकलाप के आधार पर नैतिक चिंतन का विकास, सार्वभौमिक नीतिक संवाद के आधार पर, सार्वभौमिक नीति के आधार पर आधारित, ये रूढ़िगत चिंतन में बताया गया है 10 से 13 वर्ष तक पे। ध्यान रखेंगे कि यह जो प्रणाली है रूढ़िगत से ऊपर जो निकल करके आते हैं उसमें सामाजिक होता है, सार्वभौमिक होता है। ये दोनों अलग अलग प्रणाली कोहलबर्ग ने इसके विकास की अवस्थाएं बताई, उसमें 6 अवस्थाएं इन्होंने प्रमुख रूप से बताई हैं। ये चीज़ें कोहलबर्ग के अनुसार बताई गई हैं। ऐसे ही जो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे हैं उन्होंने भी 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो अलग अलग अवस्थाओं के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, उसको अलग वीडियो में बताया है, उसको आप ध्यान से देखें या पढ़ें। तो अगले कंडीशन में उसको हमने पहले पूर्व में इसके पहले बताया है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान जैसे कह सकते हैं SSA, सर्व शिक्षा अभियान, और इसको कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। दूसरा बताया गया है, इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यशपाल समिति प्राथमिक शिक्षक छात्र अनुपात जो होना चाहिए था वो कितना बताया था? जो प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षक छात्र अनुपात होते हैं वो कितना अनुपात होता है, यशपाल समिति ने बताया है। तो यशपाल समिति ने जो बताया उसमें सबसे पहले बताया था, यशपाल समिति ने 1992-93 में यशपाल समिति आई है। आप ध्यान रखिएगा, इसका जो उद्देश्य माना जाता है वो माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं बिना बोझ के हों, मतलब बस्ते के बोझ को कम करना, या अर्थात कह सकते हैं इसके तात्पर्य को। लेकिन ध्यान से समझने का प्रयास करें तो इसमें जो शिक्षक छात्र अनुपात बताया गया था वो पहले जो सिफारिश की गई थी
उसके पहले जो सिफारिश की गई थी वो 1:40 की गई थी, मतलब 40 बच्चों पे एक शिक्षक होता था। लेकिन बाद में इसको परिवर्तित करके अब कंडीशन जो निकल करके आ रहा है 1:30 के अनुपात में बालक रहते हैं, तो अब 30 पे एक शिक्षक होता है। तो ये बताया था यशपाल समिति ने। अगला कंडीशन दिया गया है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, किसने बताया था? शिक्षा दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये रास ने बताया था। आप जानते होंगे रास के बारे में हम बार बार बताते ही रहते हैं। रास ने बताया था कि शिक्षा दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन किसने बताया था कि शिक्षा और दर्शन गत्यात्मक पहलू हैं? शिक्षा और दर्शन गत्यात्मक पहलू हैं, तो इसके बारे में बताया था एडम्स ने। ये ध्यान रखेंगे, एडम्स का नाम भी आता है, और एडम्स ने बताया था कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने बताया था शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें टीचर और स्टूडेंट होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किसने बताया था? किसने कहा था? कौन से मनोवैज्ञानिक ने ये बताया था कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है? तो शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण, टीपी नन ने बताया था। टीपी नन ने बताया था कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। शिक्षा सोशल फिजिक्स का नाम किसने दिया? सोशल फिजिक्स नाम किसने दिया है? तो अगस्त काम्टे ने इसके बारे में बताया, सोशल फिजिक्स के बारे में। इसका नाम जो नामकरण किया था किसने किया था? काम्टे ने किया था। शेयर्ड या सेपर्ड त्रुटि सिद्धांत प्रयोग किया जाता है तो प्राथमिक विचलन को संशोधित करने में, जो प्रमाणिक विचलन को संशोधित करने में किया जाता है, किसका प्रयोग? सेपर्ड त्रुटि संशोधन का प्रयोग जो किया जाता है, किसमें किया जाता है? प्रमाणिक विचलन को संशोधित करने में किया जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि एक व्यापक विचलन है जिससे एक व्यवहारिक रूप में आकलन के लिए इसका प्रयोग हम लोग सभी लोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बताया गया है स्मृति के घटक कौन कौन से होते हैं? स्मृति के घटक सिस्टमेटिक करिए, या स्मृति के घटक कौन कौन से पाए जाते हैं? स्मृति मतलब याद या मेमोरी से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं। इसमें सबसे पहले अधिगम आता है, फिर उसके बाद में आता है पुनः स्मरण आता है, अधिगम आता है, फिर धारण करना आता है। इसमें पहले अधिगम आएगा, फिर धारण करना आएगा, फिर पुनः स्मरण आएगा और फिर पहचान करना आएगा। ये स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मानसिक प्रक्रिया में सबसे पहले अधिगम आता है, फिर धारण करना आता है, फिर पुनः स्मरण आता है, फिर उसका क्या आता है? पहचान होता है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कार्य का निष्पादन, या जब किसी कार्य का निष्पादन दूसरे कार्य को करने में अवरोध उत्पन्न करता है, किसी कार्य का निष्पादन जब किसी कार्य का निष्पादन किसी दूसरे कार्य के करने में अवरोध उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम नकारात्मक क्या कह सकते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, मतलब वो नकारात्मक हो जाता है, निगेटिविटी आ जाती है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें जो बताया गया है वाहन चलाना सीखना आधारित किस पे होता है? अधिगम के प्रयास और त्रुटि पर आधारित होता है। वाहन चलाना, कोई भी चीज़ें चलाना या विषय वस्तु को चलाना, ये अधिगम के क्रियाकलाप पे त्रुटि पर निर्धारित होता है, प्रयास और त्रुटि के कंडीशन पर निर्धारित होता है अधिगम में सीखने के अंतर्गत। अगला बताया गया है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो किलपैट्रिक ने इसके बारे में बताया है, जन्मदाता इसके किलपैट्रिक हैं। इतने कुछ प्रश्नावली में हमारे जो ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे थे दर्शाए गए थे, ये सभी प्रश्न पेपर्स में आए हैं। आप सभी लोग को अगर समझ में विशेष रूप से आ रहा है तो इसको एक दूसरे तक शेयर ज़रूर करेंगे, और कह सकते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पेपर्स में आते भी हैं, और कहीं ना कहीं जो हम थ्योरी पेपर देते हैं तो उसमें भी ये लिखने के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो यथार्थ तर्क के आधार पर हम मनोवैज्ञानिकों का नाम, उनके परिभाषाएँ उसको व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। कह सकते हैं कि ये जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, बड़ा पूछा गया है, कहा जाता है कि अन्वेषी प्रशिक्षण प्रतिमान के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अन्वेषी प्रशिक्षण प्रतिमान, ध्यान रखेंगे, जो अन्वेषी होता है प्रशिक्षण प्रतिमान के बारे में किसने बताया था? तो अन्वेषी प्रशिक्षण प्रतिमान के बारे में किसने बताया है? अन्वेषी प्रशिक्षण प्रतिमान के बारे में किसने बताया था? तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, किसने बताया था? रिचर्ड सचमैन ने बताया था। किसने बताया था? रिचर्ड सचमैन ने बताया था। किसने बताया था? सचमैन ने बताया था। जो रिचर्ड सचमैन है, इन्होंने अन्वेषी प्रशिक्षण प्रतिमान के बारे में बताया है। ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ। एनसीटी की स्थापना का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? कभी कभी पूछा गया है कि एनसीटी का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? तो आप जानते होंगे नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। और इसी को हम कह सकते हैं, इसका जो परम उद्देश्य होता है अध्यापक शिक्षा पद्धति का विकास करना। जो अध्यापक की शिक्षा पद्धति होती है, इसका जो उद्देश्य माना जाता है
अध्यापक शिक्षा पद्धति का विकास करना, ऐसा माना जाता है। इसके अंतर्गत कह सकते हैं एनसीटी के जो प्रमुख उद्देश्य बताए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत और भी पूछा गया है, बराबर लगातार क्वेश्चन पेपर्स में आते रहे हैं कि जो व्यक्तिक वाक होता है या प्राइवेट स्पीच लेंस होता है, इसके बारे में जो इसके व्यवहार को संचालित करता है, किस मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था? व्यक्तिक वाक ध्यान रखेंगे। व्यक्तिक वाक के बारे में लेव वाइगोत्स्की ने बताया है। वाइगोत्स्की ने व्यक्तिक वाक के बारे में बताया है, ध्यान रखेंगे। व्यक्तिक वाक के बारे में किसने बताया है? लेव वाइगोत्स्की ने बताया है। तो ये चीज़ें जितनी हमने बताई हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे तक शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सबको इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करें, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और सभी प्रश्न में आए हैं। आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्रम में, इसी क्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।